अस्सलामुअलैकुम डियर फ्रेंड्स। आज का जो हमारा टॉपिक है लेक्चर नंबर 2 रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल या अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग मॉडल और गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। तो जो भी नाम इसमें से आपको आएगा तो उसे यही एक्सपेरिमेंट एक्सप्लेन करना है। तो रदरफोर्ड्स न्यूक्लियर मॉडल क्या है? तो सबसे पहले हमने थॉमसन्स मॉडल पिछले लेक्चर में थॉमसन्स मॉडल एक्सप्लेन किया था। तो थॉमसन्स मॉडल में प्रॉब्लम्स क्या थी, जो उसकी लिमिटेशंस बनी, तो उन्हें कवर करने के लिए यानी कि उससे बेटर मॉडल बनाने के लिए रदरफोर्ड ने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो रदरफोर्ड ने जब एक्सपेरिमेंट्स किए कि अल्फा पार्टिकल जो है उसे गोल्ड फॉइल से पास किया जाए तो उसमें से क्या होता है, तो रदरफोर्ड ने अपने कुछ स्टूडेंट्स के साथ, जो इसके स्टूडेंट्स थे मार्सडेन, गीगर एंड मार्सडेन, उनके साथ एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए कि अगर हम अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से पास कर लेंगे तो असल में हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम मिलेगा क्या, कि असल में इलेक्ट्रॉन जो है कैसे न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं या न्यूक्लियस कहां पे सिचुएटेड है। तो ये एक्सपेरिमेंट करने के लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए, यानी कि टू गिव द मॉडल ऑफ एटम, एटम का जो मॉडल देना था, तो उसके लिए उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए। तो उन एक्सपेरिमेंट्स में उन्होंने क्या देखा कि असल में होता क्या है। तो सबसे पहले ये जो अल्फा पार्टिकल होता है ये होता क्या है, तो रदरफोर्ड ने इनके साथ कोलैबोरेशन में अपने स्टूडेंट्स के साथ बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स जो किए। तो अल्फा पार्टिकल होता क्या है, तो अल्फा पार्टिकल होता है हीलियम न्यूक्लियस, यानी कि जो हमारे पास हीलियम एटम होता है उसमें से 2 इलेक्ट्रॉन बाहर निकाल दो तो हमें क्या मिलेगा। जब इसमें से 2 इलेक्ट्रॉन्स बाहर निकाल दिए जाएंगे तो हमें मिलेगा He2 पॉजिटिव। तो हीलियम में से 2 इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो जो बाकी रहता है हीलियम न्यूक्लियस, उसे कहते हैं हम अल्फा पार्टिकल। तो अल्फा पार्टिकल को हम इससे रिप्रेजेंट करते हैं। तो इसकी चार्ज कितनी होगी, तो इसकी चार्ज होगी पॉजिटिव 2e, तो इसकी चार्ज होगी 2 टाइम्स पॉजिटिव ऑफ द प्रोटॉन, यानी कि 2 टाइम्स प्रोटॉनिक चार्ज। और इसकी मास कितनी होगी 4 टाइम्स द मास ऑफ प्रोटॉन, 4 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन। तो ये होता है अल्फा पार्टिकल। तो रदरफोर्ड ने इस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल में से पास किया। बस इतना देखना था कि जो स्ट्रक्चर होगा एटम का वो कैसा होगा। तो इन्होंने इसके साथ क्या किया, उन्होंने बिस्मथ जो रेडियो एक्टिव एलिमेंट है या रेडियम बिस्मथ, तो इन्होंने ये एलिमेंट लिया रेडियो एक्टिव एलिमेंट, या हम कह सकते हैं रेडियम। जो भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स है वो अल्फा पार्टिकल्स, बीटा पार्टिकल्स या गामा पार्टिकल्स देते हैं। तो बिस्मथ या रेडियम इन्होंने लिया, तो वहां से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स, बिकॉज दे गिव स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ द रेडिएशंस लाइक अल्फा, बीटा एंड गामा। तो इन्होंने बिस्मथ ले लिया या कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट हम कह सकते हैं, तो उसमें से इन्होंने अल्फा पार्टिकल्स को जनरेट किया। अब उन अल्फा पार्टिकल्स को गोल्ड फॉइल में से पास करना था। तो इन्होंने एक्सपेरिमेंट में क्या किया, तो अगर हम उसकी डायग्राम यहां बनाए लेंगे तो एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या अभी ये देखना है हमें। तो इन्होंने सबसे पहले रेडियो एक्टिव एलिमेंट लिया, मान लो कोई भी रेडियो एक्टिव एलिमेंट जिससे अल्फा पार्टिकल्स इमिट होंगे। तो वो अल्फा पार्टिकल जब इमिट हुए तो उन्हें एक कोलिमेटेड बीम बनाने के लिए दे पास थ्रू द सिल्ट्स दीज अल्फा पार्टिकल्स। तो इस अल्फा पार्टिकल्स को ना गोल्ड फॉइल पे प्रोजेक्ट किया, बट द गोल्ड फॉइल इज थिकनेस, इट इज थिकनेस इज ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10 रेज़्ड पावर। तो थिकनेस कितनी थी, थिकनेस ऑफ गोल्ड फॉइल तो वो थी 10 रेज़्ड पावर -8 मीटर्स इसकी थिकनेस। तो यहां से अल्फा पार्टिकल्स इन्होंने रेडियो एक्टिव एलिमेंट से लिए, तो उन्हें प्रोजेक्ट किया, यानी कि दे इंसिडेंट दे ऑन द गोल्ड फॉइल। तो एक्सपेरिमेंट में ये सर्कुलर स्क्रीन जो है कि इस पे अल्फा पार्टिकल्स को देखा गया। फिर तो ये जो स्क्रीन थी इट वाज सर्कुलर स्क्रीन, इट वाज कोटेड विथ जिंक सल्फाइड। तो जिंक सल्फाइड से इसे कोट किया गया था ताकि जो भी इससे लाइट आएगी
उसे हम अच्छी तरीके से देख लेंगे, क्योंकि जिंक सल्फाइड एक अच्छा रिफ्लेक्टर का काम करता है। तो जो भी यहां से अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से स्कैटर होंगे तो उन्हें स्क्रीन पे देखना था, तो उसके लिए इसे जरूरत पड़ती थी मूवेबल माइक्रोस्कोप की। यानी कि जो डिटेक्टर का काम करता। तो जो भी अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल से स्कैटर होंगे तो उन्हें मूवेबल डिटेक्टर से हम डिटेक्ट कर लेंगे। तो देखा क्या गया, जब अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे गिर गए तो वहां से क्या हुआ, सम शॉर्ट फ्लैशेस। तो यहां पे हमने इस स्क्रीन पे जिंक सल्फाइड, जो सर्कुलर स्क्रीन है कोटेड विद जिंक सल्फाइड, यहां पे हमने क्या देखा, सम शॉर्ट फ्लैशेस ऑफ लाइट। यहां हम कह सकते हैं सेंटिलेशन हुई यहां पे। तो जब ये अल्फा पार्टिकल्स गोल्ड फॉइल पे गिर रहे थे, when they are incident on this gold foil, some short flashes of light are observed with the help of microscope। तो इन्होंने माइक्रोस्कोप से देखा कि कुछ लाइट आ रही है, तो वहां से इन्होंने डिटेक्ट किया कि क्या होगा। तो ये जो सारा एक्सपेरिमेंट था, इट वाज कैरिड इन एन इवोकेटेड चैम्बर। तो एक इवोकेटेड चैम्बर में किया गया था, इसलिए ताकि जो अल्फा पार्टिकल है ये एटमॉस्फेयर के गैसेस की वजह से डिफ्लेक्ट ना हो। तो यहां से इन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट्स किए ताकि हमें क्या मिले, स्ट्रक्चर ऑफ द एटम। तो अब इन्होंने यहां से ऑब्जर्व क्या किया, जब इन्होंने इस अल्फा पार्टिकल को गोल्ड फॉइल से पास किया, दे सी द शॉर्ट फ्लैशेस ऑफ लाइट, तो विद द हेल्प ऑफ मूवेबल डिटेक्टर यानी कि माइक्रोस्कोप से देख लिए। तो अब इन्हें क्या मिला यहां से, तो इन्होंने बहुत सारी ऑब्जर्वेशंस की। तो सबसे पहली जो ऑब्जर्वेशन थी कि जो अल्फा पार्टिकल है, मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल इस फेज के गोल्ड फॉइल के उससे पास हो रहे हैं, उनकी जो पाथ है वो डिफ्लेक्ट नहीं हो रही थी। तो मान लो ये हमारे पास एक गोल्ड फॉइल है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स को देखा गया तो नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन क्या देखी इन्होंने, ऑब्जर्वेशंस। तो नंबर फर्स्ट ऑब्जर्वेशन की इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स है, मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पासेस थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टिंग। तो उन्हें कोई डिफ्लेक्ट, उनकी जो पाथ थी, जो पहले स्ट्रेट लाइन पाथ थी, वो डिफ्लेक्ट नहीं हुई, मतलब पाथ चेंज नहीं हुई। तो इस तरीके से उन्होंने देखा सबसे पहला कि मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास थ्रू द गोल्ड फॉइल विदाउट डिफ्लेक्टिंग। तो इन्हें कोई डिफ्लेक्शन नहीं, उनकी पाथ चेंज नहीं हुई। फिर इन्होंने देखा नंबर 2 ऑब्जर्वेशन कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स, सम अल्फा पार्टिकल्स अप टू 0.14%, कुछ अल्फा पार्टिकल जो थे वो तो डिफ्लेक्ट हो गए इस गोल्ड फॉइल में से, बट एट द स्मॉल एंगल्स। तो स्मॉल एंगल्स में उन्हें डिफ्लेक्शन थोड़ी थोड़ी मिल रही थी, विच इज ग्रेटर देन 1 डिग्री। तो 1 डिग्री से ग्रेटर देन थी ये डिफ्लेक्शन कुछ अल्फा पार्टिकल्स की। तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स पास विदाउट डिफ्लेक्टिंग। तो बहुत सारे अल्फा पार्टिकल की पाथ चेंज नहीं हुई, बट कुछ 0.14% अल्फा पार्टिकल्स की पाथ तो चेंज हो रही थी, बट एट द एंगल्स विच आर ग्रेटर देन 1 डिग्री। और कुछ, मान लो जो तीसरी ऑब्जर्वेशन थी, नंबर 3rd ऑब्जर्वेशन वाज दैट कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स 1 आउट ऑफ 9000 अल्फा पार्टिकल्स, मान लो अगर हमारे पास 9000 अल्फा पार्टिकल्स थे, उनमें से एक अल्फा पार्टिकल डिफ्लेक्ट हुआ एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो ग्रेटर देन 90 डिग्री पे वो डिफ्लेक्ट हो गई। मान लो जैसे ऐसे अल्फा पार्टिकल आ गया तो डिफ्लेक्ट ऐसे हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स ग्रेटर देन 90 से डिफ्लेक्ट हो गए थे। तो ये थी आउट ऑफ 9000, अगर हम कहेंगे तो 1 अल्फा पार्टिकल इज डिफ्लेक्टेड एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। याद से एक बात, तो जो नंबर 4th ऑब्जर्वेशन कि जो हमने प्रोजेक्ट किया था अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स न्यूक्लियस, वो रिट्रेस हुआ, यानी कि उसने वही पाथ इख्तियार की वापस आने में, तो वो हुआ डिफ्लेक्ट एट 180 डिग्री। तो एक अल्फा पार्टिकल मान लो ऐसा था आउट ऑफ 9000 या आउट ऑफ 14000 जिसकी पाथ रिट्रेस हुई, यानी कि जिस पाथ से वो गया था वो वहीं से वापस आ गया।
तो फिर हमने देखा नंबर 4th ऑब्जर्वेशन इसकी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, यानी कि अगर हम एक यूनिट एरिया में देखेंगे कितने अल्फा पार्टिकल्स पास हुए, तो उनकी नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स, कितने अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया से पास हो रहे थे, इसके जब हमने रिलेशन देख ली थी तो वो रिलेशन निकल रही थी n ऑफ थीटा नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया इज इक्वल टू 1 अपॉन साइन रेज्ड टू पावर 4 एंड थीटा बाई 2। तो इतने नंबर ऑफ पार्टिकल्स जो थे, जो जिसमें हमने यूनिट एरिया देखा कि गोल्ड फाइल में अगर हम यूनिट एरिया कैलकुलेट कर लेंगे तो कितने अल्फा पार्टिकल्स एक यूनिट एरिया में पास हो रहे थे, उनकी चेंज कहां से हो रही थी, ड्यू टू द न्यूक्लियस, यहां हम कह सकते हैं। तो ये जो एंगल होता है स्कैटरिंग एंगल, जब देखा गया तो उनकी रिलेशन ऐसे मिल रही थी, यानी कि नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स एंड द स्कैटरिंग एंगल, द रिलेशन बिटवीन दीज टू। तो जब इनमें से ग्राफ प्लॉट किया गया तो हमने देखा नंबर ऑफ पार्टिकल्स एंड देयर एंगल, वो थीटा यहां से लेंगे तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया यहां से मान लो 10⁻⁷ पार्टिकल्स थे, तो इतने अल्फा पार्टिकल्स पर यूनिट एरिया में से पास हो रहे थे। जब हमने इसकी रिलेशन देख ली तो ये ऐसे डिक्रीज हो रहा था। तो जहां पे एंगल स्मॉल होगा तो वहां पे नंबर ऑफ पार्टिकल्स, तो यहां पे एंगल स्मॉल है तो नंबर ऑफ पार्टिकल्स आर डिफ्लेक्टेड वेरी स्मॉल। तो यहां से ऊपर देख लेंगे तो मैक्सिमम अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर नहीं हो रहे थे। तो यहां से भी नीचे देखेंगे तो नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर नॉट स्कैटर्ड एट स्मॉल एंगल्स। तो जितना एंगल स्मॉल था उतने कम पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हो रहे थे, अल्फा पार्टिकल्स उतने कम डिफ्लेक्ट हो रहे थे। यूं ही एंगल बढ़ता गया तो मान लो ये यहां पे 180 डिग्री एंगल लेंगे तो बहुत कम पार्टिकल्स, तो मान लो एक पार्टिकल जो अल्फा पार्टिकल है उसने रिट्रेस अपनी पाथ की। तो देखा गया यहां से कि ये इन्होंने ऑब्जर्व किया कि सबसे पहली ऑब्जर्वेशन की नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स पासेस विदाउट डिफ्लेक्टिंग, यानी कि बहुत सारे अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट नहीं हुए, कुछ अल्फा पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट हुए एट स्मॉल एंगल्स। तो कुछ अल्फा पार्टिकल्स मान लो 9000 में से एक पार्टिकल ऐसा था जो डिफ्लेक्ट हुआ एट एन एंगल ग्रेटर देन 90 डिग्री। तो उसी में हमने देखा कि अगर हम एक अल्फा पार्टिकल को टुवर्ड्स न्यूक्लियस भेज रहे थे तो उसने रिट्रेस की अपनी पाथ। तो फिर नंबर ऑफ 4th ऑब्जर्वेशन की कितने पार्टिकल्स, यानी कि कितने अल्फा पार्टिकल्स जो थे पर यूनिट एरिया, इस कितने अल्फा पार्टिकल्स स्कैटर होंगे एट दिस एंगल। तो हमने देखा उसकी एक रिलेशन की नंबर ऑफ अल्फा पार्टिकल्स आर स्कैटर्ड पर यूनिट एरिया। तो इसकी यूनिट एरिया गोल्ड फॉइल की ले ली तो उसमें से कितने अल्फा पार्टिकल्स किन एंगल्स पे स्कैटर हो रहे थे वो इस रिलेशन से मिला। फिर हमने इसका ग्राफ प्लॉट किया तो वहां से हमें दिखा कि जितना एंगल कम होगा उतनी ज्यादा पार्टिकल्स थे जो डिफ्लेक्ट नहीं हुए। तो जो ही एंगल बढ़ता गया तो कुछ पार्टिकल्स डिफ्लेक्ट होने शुरू हुए एट ग्रेटर एंगल्स, तो कुछ ने पाथ अपनी इख्तियार कर ली। तो ना इन्होंने कंक्लूजन क्या निकाला, से इन्होंने देखा कि अल्फा पार्टिकल जो मैक्सिमम है वो पास हो रहे थे विदाउट डिफ्लेक्टिंग। तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल जब पास हो रहे थे गोल्ड फॉइल से अनडिफ्लेक्टेड, तो इससे क्या मिला कि जो मोस्ट ऑफ द स्पेस एटम की है इट इज एम्प्टी, यानी कि एटम में बहुत सारी जगह है जहां कुछ नहीं है। तो मान लो ये हमारे पास एक एटम है, तो जब अल्फा पार्टिकल्स इसे पास हो रहे थे तो मोस्ट ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स पास हुए विदाउट डिफ्लेक्टिंग। तो इससे क्या मिला इनको, यानी कि रदरफोर्ड ने कहा कि जो मैक्सिमम स्पेस एटम में है इट इज एम्प्टी, यानी कि खाली है, इसमें एटम में बहुत सारी स्पेस खाली है। तो दूसरी जो इन्होंने देखा कि इलेक्ट्रॉन जो है वो लाइट है, यानी कि हल्के है एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल्स। मास ऑफ प्रोटॉन है तो इट इज वेरी मैसिव एज कंपेयर टू द इलेक्ट्रॉन, एंड इसकी जो चार्ज है +2e अल्फा पार्टिकल की। तो इलेक्ट्रॉन बीइंग वेरी लाइट एज कंपेयर टू अल्फा पार्टिकल, तो जब इलेक्ट्रॉन लाइट थे डू नॉट अफेक्ट द अल्फा पार्टिकल्स, तो उनकी वजह से अल्फा पार्टिकल की पाथ में जो थी उसमें कोई चेंज नहीं मिली। बट हमने जब देखा कि एक जो अल्फा पार्टिकल था जो टुवर्ड्स न्यूक्लियस हमने भेजा था, मान लो कि एटम में, तो वो वापस आ गया, उसने वही पाथ इख्तियार कर ली। तो वहां से कुछ स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स होनी चाहिए, क्योंकि अल्फा पार्टिकल जो है उसकी चार्ज +2e है। तो न्यूक्लियस अगर उसे किसी ने वहां से फिर वापस भेज दिया तो देयर एग्जिस्ट सम स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स। तो उससे उन्होंने क्या कहा कि जो एटम है एटम में कोई न्यूक्लियस होना चाहिए,
यानी कि जिसमें पॉजिटिव चार्जेस होंगे वही पॉजिटिव चार्जेस उस अल्फा पार्टिकल को वापस भेज रहे हैं। तो जो थॉमसन ने कहा था, तो थॉमसन का मॉडल फेल हुआ, क्योंकि उसने कहा था कि अल्फा पार्टिकल्स इसमें से पास होंगे बट विद स्मॉल डिविएशंस, क्योंकि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स कमजोर होगी। तो फिर जब रदरफोर्ड ने देखा, इसने देखा कि कुछ अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे थे, तो उन पे एक स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए। तो वो स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स उसके सेंटर से आ रहा था। तो उसने कंक्लूड किया कि यहाँ पे जो सेंटर होगा उसका, तो वहां पे कुछ पॉजिटिव चार्जेस है, ना कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड। तो थॉमसन ने कहा था कि यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट, तो थॉमसन का मॉडल फेल हुआ। तो यहां से इन्होंने क्या कहा कि मैक्सिमम स्पेस ऑफ द एटम इज एम्प्टी, alpha particles are very light and cannot affect the electrons being very light cannot affect the alpha particles। तो तीसरी जो कंक्लूजन थी, इन्होंने देखा कि जो अल्फा पार्टिकल्स वापस आ रहे थे उन पे एक स्ट्रांग रिपल्सिव फोर्स होना चाहिए, जिसकी वजह से वो वापस आ गए। उन्होंने वही पाथ इख्तियार कर ली। तो उन्होंने कहा कि देयर एग्जिस्ट्स ए न्यूक्लियस। तो यहां पे उन्होंने डिस्कवरी ऑफ न्यूक्लियस की। तो कंक्लूजन में उन्होंने देखा कि एटम में अब चार्जेस, जो पॉजिटिव चार्जेस है वो एक ही पॉइंट पे होते हैं, यानी कि एट द सेंटर, जिसे इन्होंने न्यूक्लियस कहा। तो अब इसके बाद इंपैक्ट पैरामीटर, या जो इन्होंने पाथ फॉलो की, अल्फा पार्टिकल्स की ट्रैजेक्टरी देंगे या उनका इंपैक्ट पैरामीटर जब अब हम डिफाइन करेंगे। तो पहले हमने क्या किया कि एक्सपेरिमेंट में हुआ क्या, फिर हमने ऑब्जर्वेशन देखी, फिर अब हमने कंक्लूजन निकाला कि उन्होंने क्या कहा। तो अब हम देखेंगे कि जो पाथ थी अल्फा पार्टिकल्स की, द ट्रैजेक्टरी ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, कौन सी पाथ इख्तियार की, और एक इंपॉर्टेंट टर्म इंपैक्ट पैरामीटर, जहां से हम ये ही कह सकते हैं कि उस इंपैक्ट पैरामीटर से भी हमें यही मिलेगा कि मोस्ट ऑफ द स्पेसेस इन द एटम इज एम्प्टी। तो फिर से हमें यही मिलेगा। अल्फा पार्टिकल ट्रैजेक्टरी, क्या अब अल्फा पार्टिकल ने कौन सी पाथ इख्तियार की, एंड इंपैक्ट पैरामीटर और कोलिजन पैरामीटर, ये क्या होता है। तो जैसे ही हम देख लेंगे कि अल्फा पार्टिकल्स को हमें काइनेटिक एनर्जी देनी पड़ेगी टुवर्ड्स द न्यूक्लियस, तो वो एनर्जी E इज इक्वल टू 1/2 mu स्क्वायर। तो ये जो वेलोसिटी वेक्टर है, वेलोसिटी वेक्टर, ये कितनी दूरी पे है, एट द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस ऑफ द टारगेट। तो अगर मान लेंगे हम यहां से कितनी दूरी पे है ये, एट दिस इज अ परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो यानी कि वेलोसिटी वेक्टर, यानी कि जो हमारा इंपैक्ट पैरामीटर होता है, इट इज डिनोटेड बाय बी। होता क्या असल में, इट इज द परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ दिस वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द इंसिडेंट अल्फा पार्टिकल। कहां तक, जब तक ये अल्फा पार्टिकल डिविएट नहीं हुआ अपनी पाथ से। यानी कि यहां तक अगर हम देखेंगे कि द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ न्यूक्लियस एंड द अल्फा पार्टिकल, दैट इज द वेलोसिटी वेक्टर ऑफ द अल्फा पार्टिकल। तो वेलोसिटी वेक्टर ऑफ अल्फा पार्टिकल की परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी फ्रॉम सेंटर ऑफ न्यूक्लियस जब ये अल्फा पार्टिकल अपने पाथ से डिविएट नहीं हुआ था, उसे कहते हैं हम इंपैक्ट पैरामीटर। दैट इज दिस डिस्टेंस, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड द सेंटर ऑफ द न्यूक्लियस। कहां तक, जब तक ये अल्फा पार्टिकल डिविएट नहीं हुआ था अपनी पाथ से। तो इट इज डिनोटेड बाय बी, तो इसे हम डिनोट करते हैं बी से। तो यही बी हमें, यानी कि कोलिजन पैरामीटर या इंपैक्ट पैरामीटर ही बताएगा कि अल्फा पार्टिकल की जो ट्रैजेक्टरी, जो पाथ होती है वो कैसी होगी। तो कैसे हमें पता चलेगा, क्योंकि हमें पता है कि ये जो अल्फा पार्टिकल है, इट इज ए चार्ज्ड पार्टिकल। तो इसे कहां जाना है, इसे एक फील्ड में जाना है, दैट इज द इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड। तो इसकी एक एनर्जी होगी, अपनी इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी न्यूक्लियस की, उस एनर्जी में इसे जाना है। तो वहां से इसे हमने देखा है कि जैसे भी हम, मान लो हमारे पास एक कैपेसिटर है, उस कैपेसिटर में से हम चार्जड पार्टिकल को मूव कराएंगे, तो हम देखते हैं कि ये कौन सी पाथ इख्तियार करेगा। तो ऐसी सिचुएशन है कि अल्फा पार्टिकल को न्यूक्लियस के इलेक्ट्रोस्टैटिक फील्ड में से पास होना है, तो कौन सी पाथ इख्तियार कर लेगा। तो कौन सी पाथ इख्तियार कर लेगा, वो हमें इंपैक्ट पैरामीटर, दैट मीन्स ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस बता देगी कि कौन सी पाथ इख्तियार कर लेगी। तो यहां से हमें जब भी हम देखते हैं कि ये बी इंपैक्ट पैरामीटर किसके बराबर होता है, ये होता है ZE स्क्वायर, यानी कि एटॉमिक नंबर, चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन और द न्यूक्लियस या प्रोटॉनिक चार्ज, कॉट ऑफ थीटा बाय 2 डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू एनर्जी। तो ये होता है इंपैक्ट पैरामीटर की एक्सप्रेशन, यानी कि इंपैक्ट पैरामीटर दिस परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ वेलोसिटी वेक्टर किसके बराबर होती है, तो ये डिपेंड करती है चार्ज पे। 4πε इट इज कांस्टेंट एंड इट इज द एनर्जी। तो मैक्सिमम एनर्जी होगी तो इंपैक्ट पैरामीटर कम होगा, और इसके अलावा ये स्कैटरिंग एंगल पे डिपेंड करता है कॉट ऑफ थीटा बाई 2। तो अगर हम देख लेंगे, अगर इंपैक्ट पैरामीटर नंबर फर्स्ट ज्यादा होगा, तो नंबर फर्स्ट इससे हमें क्या मिला इस इंपैक्ट पैरामीटर से कि अल्फा पार्टिकल कौन सी पाथ इख्तियार कर लेगा। तो नंबर फर्स्ट, इफ बी इज लार्ज, अगर बी लार्ज होगा तो इसका मतलब जो कॉट ऑफ थीटा बाई 2 वो भी लार्ज होगा। को थीटा बाई 2 इज लार्ज बट कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इट इज ऑल्सो लार्ज। बट कॉट की वैल्यू कहां ज्यादा होती है, इफ थीटा इज स्मॉल। इफ थीटा इज स्मॉल, तो अगर स्कैटरिंग एंगल की वैल्यू स्मॉल हुई तो कॉट ऑफ थीटा बाई 2 लार्ज होगा, तो उससे इंपैक्ट पैरामीटर ज्यादा होगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर मान लो ये वाली अल्फा पार्टिकल लेंगे हम, तो इसकी इंपैक्ट पैरामीटर सबसे ज्यादा हुई बिकॉज इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम द न्यूक्लियस, जब ये डिफ्लेक्ट ही नहीं हुआ था। तो व्हेन बी इज लार्ज दैट मीन्स द स्कैटरिंग एंगल इज स्मॉल। तो जब स्कैटरिंग एंगल स्मॉल होंगे तो इसका मतलब है कि जो पार्टिकल्स न्यूक्लियस से बहुत दूर होंगे वो डिफ्लेक्ट नहीं होंगे। तो नंबर 2 अब क्या देखा कि अगर बी स्मॉल है, बी इज स्मॉल, तो इसके लिए कॉट ऑफ थीटा को भी स्मॉल होना चाहिए, दैट इज कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज स्मॉल। बट कॉट की वैल्यू स्मॉल कहां होती है, इफ थीटा इज लार्ज। तो थीटा की वैल्यू लार्ज होनी चाहिए, यानी कि स्कैटरिंग लार्ज होनी चाहिए। तो यहां से जो ये वाली अल्फा पार्टिकल लेंगे तो ये अल्फा पार्टिकल डिविएट होगी, तो इसकी इंपैक्ट पैरामीटर क्या है, बहुत कम है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस इसी न्यूक्लियस से कम है। तो जो कॉट ऑफ थीटा है वो भी स्मॉल है, बट थीटा स्कैटरिंग एंगल इससे लार्ज होगा। तो क्या मतलब हमें क्या मिला कि जो अल्फा पार्टिकल्स न्यूक्लियस के करीब होंगे वो ज्यादा डिफ्लेक्ट होंगे। तो नंबर 3 अगर हम देख लेंगे, ये b इज 0, नंबर 3 इज इफ b इज 0, अगर इंपैक्ट पैरामीटर ही 0 है, यानी कि द डिस्टेंस बिटवीन वेलोसिटी वेक्टर एंड न्यूक्लियस इज 0, तो हमें क्या मिलेगा, कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज 0। तो कॉट ऑफ थीटा बाई 2 इज 0 कहां पे होती है, 90 डिग्री पे, दैट इज थीटा बाई 2 इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो स्कैटरिंग एंगल कितना मिलेगा, 2 इंटू 90 विच इज 180। तो अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 है, यानी कि b 0 है, तो सबसे पहले हमने b देखा लार्ज, तो वो स्मॉल डिफ्लेक्शन शो करेंगे। इफ b इज स्मॉल दे शो लार्ज डिफ्लेक्शन। इफ b इज 0, अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 है तो उस वक्त स्कैटरिंग एंगल 180 डिग्री, यानी कि जो अल्फा पार्टिकल यहां से न्यूक्लियस की तरफ जाएगा उसकी इंपैक्ट पैरामीटर यानी कि इसकी वेलोसिटी वेक्टर की डिस्टेंस और न्यूक्लियस की डिस्टेंस 0 है, तो वो रिट्रेस कर लेगा अपनी पाथ। तो इंपैक्ट पैरामीटर से हमें मिला कि अल्फा पार्टिकल जो है कौन सी पाथ इख्तियार कर सकते हैं। जब अल्फा पार्टिकल्स दूर होंगे तो कोई डिफ्लेक्शन नहीं होगी, अल्फा पार्टिकल्स नजदीक होंगे न्यूक्लियस के तो डिफ्लेक्शन होंगे। तो अल्फा पार्टिकल अगर इंपैक्ट पैरामीटर 0 हुआ, यानी कि अल्फा पार्टिकल टुवर्ड्स न्यूक्लियस जा रहा है, तो वो वापस रिट्रेस अपनी पाथ कर लेगा। तो इंपैक्ट पैरामीटर फिर से हमें कंक्लूजन पे वापस ले जाता है। तो इसके बाद हम देखेंगे डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच। नाउ डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच, कि जब हमने इस अल्फा पार्टिकल को टुवर्ड्स न्यूक्लियस भेज दिया तो क्या होगा, क्योंकि इसकी जो चार्ज है अल्फा पार्टिकल वो पॉजिटिव है, +2 ही, और जो न्यूक्लियस है उसकी भी अब चार्ज है, क्योंकि कंक्लूजन में हमने देखा कि अब एक न्यूक्लियस एटम के अंदर होता है। तो जब हम अल्फा पार्टिकल को अपनी वेलोसिटी देंगे, टुवर्ड्स न्यूक्लियस प्रोजेक्ट किया, तो ये न्यूक्लियस जो है वहां से अपनी रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर लेगा। तो रिपल्सिव फोर्स यानी कि ये अल्फा पार्टिकल कहां तक जाएगा, मान लो ये अल्फा पार्टिकल यहां तक पहुंच गया, फिर इसने रिपल्सिव फोर्स जनरेट कर लिया, यानी कि इसने इसे वापस भेज दिया इस अल्फा पार्टिकल को। तो कहां तक ये अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, मान लो यहां तक पहुंच गया, द मिनिमम डिस्टेंस, यानी कि कहां तक ये पहुंच सकता है ड्यू टू इट्स काइनेटिक एनर्जी। तो जब यहां पहुंच जाएगा तो वहां से एक और फोर्स, रिपल्सिव फोर्स क्रिएट होगी, तो वो रिपल्सिव फोर्स इसे नजदीक नहीं आने देगा।
तो जिस वजह से ये वापस फिर चला जाएगा, मगर कहां तक पहुंच गया ये, तो सबसे जो मिनिमम डिस्टेंस है, मिनिमम डिस्टेंस जहां तक अल्फा पार्टिकल जा सकता है, यानी कि ये जो अल्फा पार्टिकल हमने इसमें भेज दिया, कौन कहां सबसे कम वाली मिनिमम, यानी कि सबसे कम वाली डिस्टेंस जो होगी, कहां तक ये अल्फा पार्टिकल अपनी काइनेटिक एनर्जी से पहुंच सकता है, तो वहां से फिर शुरू होगा उसका रिपल्सिव फोर्स न्यूक्लियस का। तो ये मिनिमम डिस्टेंस जो होती है जहां तक ये एनर्जेटिक अल्फा पार्टिकल पहुंच सकता है, और फिर यहां पे ये रेस्ट में आएगा, और रेस्ट के बाद अपनी पाथ फिर से इख्तियार कर लेगा, वापस आ जाएगा। तो इस मिनिमम वाली डिस्टेंस जो होगी जहां तक अल्फा पार्टिकल जाएगा, फिर रेस्ट में रहेगा, फिर वापस आ जाएगा। जैसे मान लो हम यहां से आप ये पेन उठा लेंगे, ऊपर फेंक देंगे, तो जो इसका हाईएस्ट पॉइंट होगा वहां ये रेस्ट में आता है, फिर वापस अपनी पाथ इख्तियार कर लेता है। उसी तरह ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस की तरफ गया अपनी काइनेटिक एनर्जी की वजह से, क्योंकि मोशन में था, तो यहां से फिर एक रिपल्सिव फोर्स जनरेट हुई न्यूक्लियस की। कहां तक पहुंच गया ये, तो सबसे मिनिमम, यहां मिनिमम वाली डिस्टेंस होगी जहां तक ये पहुंच गया, फिर रेस्ट में आ गया, और फिर अपनी पाथ इख्तियार कर ली वापस आने में, तो उसे हम कहते हैं डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच। तो ये जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच है, इसे हम डिनोट कर रहे हैं R0 से या D से। इंपैक्ट पैरामीटर की वजह से हमें क्या मिला कि हमने देखा कि न्यू एटम में जो मैक्सिमम स्पेस एम्प्टी है, उसने स्ट्रक्चर ऑफ एटम रिवील किया, बट जो डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ है उससे हमें क्या मिलता है कि साइज ऑफ न्यूक्लियस कितना होगा, साइज ऑफ न्यूक्लियस। तो यहां से इसने हमें दिया साइज ऑफ न्यूक्लियस, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच ने, इंपैक्ट पैरामीटर ने हमें स्ट्रक्चर ऑफ एटम बता दिया कि कैसे है एटम का स्ट्रक्चर, कि उसकी स्पेस कितनी एम्प्टी है, कहां पे न्यूक्लियस है, वो उसने कह दिया। बट इसने हमें इसका साइज लोकेट करके दिया, क्योंकि जहां तक ये जा सकता है तो वहां तक इसका हमने देख लिया कि वहां तक इसका न्यूक्लियस होगा, और उससे वो वाली डिस्टेंस थोड़ी कम कर लेंगे तो फिर वहां से न्यूक्लियस होगा, क्योंकि वहां से फिर वो वापस आ गया। तो हमारे पास जो अल्फा पार्टिकल था उसकी एनर्जी थी 1/2 mu स्क्वायर, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mu स्क्वायर। जब ये अल्फा पार्टिकल चला गया तो मान लो ये डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच पे पहुंच गया, तो वहां से रेस्ट में आ गया, तो इसकी जो सारी एनर्जी अकॉर्डिंग टू द कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी जो है वो कन्वर्ट होगी इनटू इलेक्ट्रोस्टैटिक एनर्जी ऑफ द सिस्टम, यानी कि सिस्टम में कौन कौन है, न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल। तो जो इसकी काइनेटिक एनर्जी यहां पे है डिस्टेंस ऑफ द क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच, क्योंकि ये जा रहा था तो रिपल्सिव फोर्स क्रिएट हुआ, उसने वापस भेज दिया, तो इसकी कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी के मुताबिक इसकी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट होगी इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी में, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी। मगर किसकी, यानी कि जो सारा सिस्टम है हमारा, यानी कि इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ सिस्टम। तो सिस्टम में हमें अब है न्यूक्लियस और अल्फा पार्टिकल, दैट इज सिस्टम मीन्स न्यूक्लियस प्लस अल्फा पार्टिकल। तो सारी काइनेटिक एनर्जी चेंज हुई किसमें, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी ऑफ न्यूक्लियस एंड अल्फा पार्टिकल। तो अगर हम देख लेंगे कि न्यूक्लियस की जो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी यानी कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस, वो हुआ ZE डिवाइड बाय 4 pi epsilon naught इंटू डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच 1/r0 इंटू पोटेंशियल जो होगा इसका, तो पोटेंशियल एनर्जी V इज इक्वल टू, यानी कि पोटेंशियल ऑफ न्यूक्लियस इंटू चार्ज ऑफ अल्फा पार्टिकल विच इज 2e। तो इसकी पोटेंशियल एनर्जी बन रही है Z 2 times ZE स्क्वायर डिवाइड बाय 4 pi epsilon naught इंटू R0 और D। तो ये हुई पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। ये अल्फा पार्टिकल जो था उसकी एट द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच, इसकी सारी काइनेटिक एनर्जी इस वाली एनर्जी में कन्वर्ट हुई। तो एट इक्विलिब्रियम होगा क्या, तो एट इक्विलिब्रियम equilibrium means that is
एट आर नॉट, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच। तो जो सारी काइनेटिक एनर्जी है वो होगी बराबर पोटेंशियल एनर्जी की। तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी, बट पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द सिस्टम। तो काइनेटिक एनर्जी है 1/2 mu² इज इक्वल टू पोटेंशियल एनर्जी 2 टाइम्स ZE² डिवाइड बाय 4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू R0। तो यहां से मिलेगा हमें R0। तो R0 यानी कि डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच। तो R0 इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 ZE² डिवाइड बाय दिस एनर्जी दैट इज 1/2 mu²। तो ये रही एक्सप्रेशन फॉर द डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच। तो कहां तक ये अल्फा पार्टिकल न्यूक्लियस के करीब पहुंच जाएगा, तो वो डिपेंड कर रहा है कि न्यूक्लियस की मतलब चार्ज कितनी होगी और अल्फा पार्टिकल की एनर्जी कितनी होगी। अगर एनर्जी कम हुई, मान लो काइनेटिक एनर्जी ऑफ अल्फा पार्टिकल इज स्मॉल, तो ये क्या होगा लार्ज, दैट मीन्स कि न्यूक्लियस के करीब पहुंच नहीं सकता है। अगर हम इसे ज्यादा कर लेंगे तो मान लो अल्फा पार्टिकल को ज्यादा काइनेटिक एनर्जी देंगे तो ये इतनी ज्यादा कम बन जाएगी, तो न्यूक्लियस के करीब जाएगा अल्फा पार्टिकल, तो उससे हमें क्या मिलेगा, साइज ऑफ द न्यूक्लियस कितना था। तो दैट इज डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच। नाउ अब रदरफोर्ड को असल में मिला क्या, यानी कि अगर हम देख लेंगे अब रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम, मॉडल ऑफ एटम अब हम एक्सप्लेन करेंगे कि रदरफोर्ड ने आकर अब क्या कहा है। यानी कि इससे पहले जो भी हमने देखा एक्सपेरिमेंट था, कंक्लूजन्स थे, ऑब्जर्वेशंस थे, फिर इंपैक्ट पैरामीटर था या पाथ ऑफ द अल्फा पार्टिकल्स, या उसके बाद हमने देखा क्लोजेस्ट पाथ, डिस्टेंस ऑफ क्लोजेस्ट पाथ अप्रोच की कहां तक अल्फा पार्टिकल जा सकता है। तो सबसे पहले इसने क्या कहा कि जो मोस्ट ऑफ द मास, यानी कि अगर हम देखेंगे मास ऑफ द एटम या उसके ऑल पॉजिटिव चार्जेस, मान लो अगर एटम 1 kg है तो 999 ग्राम। मान लो अगर हमारे पास एटम 1 kg का है तो उसकी जो मास है वो मैक्सिमम यानी कि 999 ग्राम जो है वो उसकी जो मास और उसके सारे पॉजिटिव चार्जेस कंसंट्रेटेड यानी कि एक ही जगह पे है। तो मोस्ट ऑफ द मास एंड ऑल पॉजिटिव चार्जेस आर कंसंट्रेटेड इन द न्यूक्लियस। तो सबसे पहले अब उसने जो मॉडल बनाया रदरफोर्ड ने क्या कहा कि जो सारी मास है अप्रॉक्सीमेटली मोस्ट ऑफ द मास एंड जो सारे पॉजिटिव चार्जेस है वो एक ही जगह पे कंसंट्रेटेड है, तो उसे हम कहते हैं एटॉमिक न्यूक्लियस। यानी कि जो एटम है अब उसकी जो न्यूक्लियस है यहां सेंटर पे, तो सारे पॉजिटिव चार्जेस और उसकी सारी मास अप्रॉक्सीमेटली यानी कि सारी मास एक ही जगह पे है, कंसंट्रेटेड एट ए सिंगल पॉइंट विच इज कॉल्ड द एटॉमिक न्यूक्लियस। तो ये कहा था उसने, अब उसने अपने मॉडल में ये कहा। नंबर 2 वो क्या कह रहा है कि जो साइज ऑफ न्यूक्लियस है, इसकी जो साइज है इट इज एक्सट्रीमली स्मॉल। यानी कि अगर हम साइज ऑफ न्यूक्लियस देख लेंगे तो वो स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम, दैट इज 10⁻⁻15 मीटर्स इसकी साइज है, साइज ऑफ न्यूक्लियस। यानी कि जो इसका साइज है तो वो ऑफ द ऑर्डर ऑफ 10⁻⁻15 मीटर्स है। तो ये साइज ऑफ न्यूक्लियस स्मॉल है एज कंपेयर टू एटम। यानी कि जो साइज ऑफ एटम है, तो साइज ऑफ एटम कितनी होती है 10⁻⁻10 मीटर्स। तो इतना ज्यादा गैप है इन दोनों साइजेस में। तो जो अल्फा साइज ऑफ न्यूक्लियस है वो बहुत कम है एज कंपेयर टू द साइज ऑफ एटम, यानी कि बहुत ज्यादा फर्क आ रहा है इनकी साइज में। तो जो चार्जेस है यानी कि न्यूक्लियस में उतने ही नेगेटिव चार्जेस जो इलेक्ट्रॉन है दोनों बराबर, यानी कि एक एटम में जितने पॉजिटिव चार्जेस होंगे उतने ही नेगेटिव चार्जेस है। तो एटम एज ए होल इज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल, तो ये न्यूट्रल होता है। तो एटम एज होल इज न्यूट्रल। तो ये इसने भी तीसरा स्टेटमेंट बनाया अपने मॉडल में कि ये दोनों है, और तीसरी जो देखी मैंने कि उसके पॉजिटिव और नेगेटिव चार्जेस तो बराबर है। अब चौथी जो थी यानी कि
नंबर 4 ये इलेक्ट्रॉन्स कहाँ घूम रहे हैं? तो इसने देखा कि ये इलेक्ट्रॉन्स जो है, ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से थोड़ी दूर, यानी कि न्यूक्लियस से दूर इन सर्कुलर ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं। ऐसे ऐसे इलेक्ट्रॉन्स, यानी कि इलेक्ट्रॉन्स ऐसे मूव कर रहे हैं, रिवॉल्व कर रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द। तो नंबर 4 इज कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, जैसे प्लैनेट्स सन के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, उसी तरह इलेक्ट्रॉन्स भी न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं। बट उनमें से जो इनमें से सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन आती है, तो सेंट्रीपिटल फोर्स जो है, सेंट्रीपिटल जो इन्हें सर्कुलर मोशन में घुमा रहा है, तो वो कौन दे रहा है? इट इज कोलंबिक फोर्स। तो कोलंबिक फोर्स जो है वो नेसेसरी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन या नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स प्रोवाइड कर रहा है इलेक्ट्रॉन्स को, क्योंकि कोलंबिक फोर्स हमें पता है F इज इक्वल टू के चार्ज ऑफ वन पार्टिकल चार्ज ऑफ अनदर पार्टिकल। सिंस चार्ज ऑफ प्रोटॉन्स तो अभी प्रोटॉन डिस्कवर नहीं हुआ, अभी सिर्फ न्यूक्लियस डिस्कवर हुआ, तो उसकी जो चार्ज है, इलेक्ट्रॉन की जो चार्ज है और कितनी दूरी पे है, आर स्क्वायर, तो ये प्रोवाइड कर रहा है इसे नेसेसरी सेंट्रीपिटल फोर्स mv स्क्वायर डिवाइड बाय आर। तो ये इसे घूमने में हेल्प कर रहा है, यानी कि कोलंबिक फोर्स इसे इलेक्ट्रॉन्स को न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूमने में हेल्प कर रहा है, यानी कि यही फोर्स दे रहा है ताकि ये इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे, यानी कि घूमे इसी तरीके से, बट इन ए कंटिन्यूअस मैनर या इन ए कंटिन्यूअस फैशन। तो नंबर 5 जो इसने देख लिया, ये नंबर 4 था कि इलेक्ट्रॉन्स अब कैसे मूव कर रहे हैं। तो नंबर 5 जो है, इट इज द एनर्जी, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो इलेक्ट्रॉन की जो एनर्जी होगी ET, यानी कि टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो कितनी होगी इसने जब देखा, इट इज इक्वल टू, तो ये हुई बराबर -e स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू आर, यानी कि कितनी दूरी पे। तो इसने देखा कि जो टोटल एनर्जी है इलेक्ट्रॉन्स की, ये जो घूम रहे हैं इलेक्ट्रॉन्स, तो इनकी एनर्जी कितनी है, वो है -e स्क्वायर डिवाइड बाय 8 पाई एप्सिलॉन नॉट, और कितनी दूरी पे है, एट द डिस्टेंस ऑफ आर। तो ये उसका मॉडल था रदरफोर्ड का कि मोस्ट ऑफ द मास एंड चार्जेस आर एट द न्यूक्लियस। तो इसने डिस्कवर न्यूक्लियस किया, ना कि इसने प्रोटॉन डिस्कवर किया। थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन डिस्कवर किया था। तो साइज ऑफ न्यूक्लियस कितनी है, तो साइज ऑफ एटम कितनी है, एटम एज ए होल एज इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल। ये जो इलेक्ट्रॉन्स है कैसे घूम रहे हैं न्यूक्लियस के इर्द गिर्द, कौन इन्हें फोर्स प्रोवाइड कर रहा है, इन इलेक्ट्रॉन्स की जो एनर्जी है कितनी होगी। तो ये बाद में मैं दिखा दूंगा एक्सप्रेशन में, जब बोहर्स मॉडल पढ़ लेंगे हम, तो ये एनर्जी इतनी ही कैलकुलेट होकर निकल आएगी। तो इसके बाद अब ये गलत कहाँ पे हुआ, अगर हम देख लेंगे अब लिमिटेशंस। तो सबसे पहली जो लिमिटेशन है रदरफोर्ड मॉडल ऑफ एटम की, इसने कहा कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो तो न्यूक्लियस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं इन सर्कुलर ऑर्बिट्स। तो अकॉर्डिंग टू द इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन थ्योरी, कोई भी चीज जब सर्कुलर मोशन में जा रहा हो, यानी कि सर्कुलर मोशन इज एक्सेलरेटेड मोशन, तो एक्सेलरेटेड मोशन और रिटार्डेड मोशन में तो एनर्जी लॉस होती है। तो जब ये लॉस करेगा ये इलेक्ट्रॉन अपनी एनर्जी, तो ये न्यूक्लियस में गिरना चाहिए, बट ऐसा नहीं होता था कि इलेक्ट्रॉन न्यूक्लियस में गिरता था। तो सबसे पहले हम देखेंगे लिमिटेशन नंबर 1। लिमिटेशन नंबर इज इट कैन नॉट एक्सप्लेन स्टेबिलिटी, इट फेल्ड टू एक्सप्लेन स्टेबिलिटी ऑफ एटम। तो एटम जो है वो स्टेबल होता है। तो थॉमसन ने भी ये नहीं कहा था कि, थॉमसन की भी ये लिमिटेशन थी कि एटम सूटेबल क्यों है, उसने भी ये नहीं कहा था। तो ये भी फेल हुआ एक्सप्लेन करने में कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम। इस वजह से क्या होगा कि जब भी ये इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन में घूम रहे हैं, तो हमें पता है कि इस मॉडल के मुताबिक इलेक्ट्रॉन मूव हो रहे हैं सर्कुलर मोशन में। नाउ यम हसा इलेक्ट्रॉन मॉडल मुताबिक तिम हसा सर्कुलर मोशन मज। तो सर्कुलर मोशन क्या आसान, सर्कुलर मोशन हसा एक्सेलरेटेड। तो एक्सेलरेटेड मोशन मज अकॉर्डिंग टू इलेक्ट्रोमैग्नेटिक थ्योरी, सर्कुलर मोशन मज यह कह चीज है सह हसा रेडिएशन कर इमिट, यानी कि सह रेडिएशन गो यम सात हसा इलेक्ट्रॉन सर्कुलर मोशन मज नच, यह हसा गोस रेडिएशन इमिट कर,
ये रेडिएशन इमिट करे अम सतन हसा गई एनर्जी गई डिक्रीज गो एनर्जी डिक्रीज गई यह हसा गई टूवर्ड्स फॉल गन न्यूक्लियस मज बट यह ना वुच जहन कि यह हसा न्यूक्लियस मज फॉल गन गो गोडनिच यह हसा गो फेल कथ मज एक्सप्लेन करनस मज स्टेबिलिटी ऑफ द एटम नंबर 2 यह हसा गो फेल एक्सप्लेन करनस मज कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स यानी कि यम हसा एटम्स ये सात इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट पे लोअर एनर्जी स्टेटस मज सह लाइन यानी कि इमिशन ऑफ रेडिएशन दिवान बट तिम इमिशन ऑफ रेडिएशन हसा डिस्क्रीट यानी कि कंटिन्यूस कह गो अहद मुताबिक क्या कि यह सर्कुलर मोशन मज एंड सर्कुलर मोशन हसा एक्सलरेटेड मोशन बट यह हसा कंटिन्यूस मोशन गो इलेक्ट्रॉन यमो शलो मज हायर लेवल पे लोअर लेवल मज या फॉल्स फ्रॉम हायर लेवल टू लोअर लेवल जब ये फॉल होगा हायर लेवल टू लोअर लेवल तो इसमें क्या होगा कि ये एक कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा देना चाहिए तो ये कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम देना चाहिए बट इसने क्या दिया इसने दिया डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा तो जब हमने देखा कि एटम्स के जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं तो वो दे रहे थे डिस्क्रीट स्पेक्ट्रा बट इस मॉडल के मुताबिक वो देने चाहिए कंटिन्यूस स्पेक्ट्रल या कंटिन्यूस स्पेक्ट्रा ऑफ रेडिएशंस तो इन्होंने दिए डिस्क्रीट तो ये भी इसकी मतलब यहाँ फेलियर हुआ कि स्टेबिलिटी ऑफ एटम को एक्सप्लेन करने में और कम्प्लेक्स स्पेक्ट्रा ऑफ एटम्स को भी एक्सप्लेन करने में फेल हुआ क्योंकि इसके मुताबिक स्पेक्ट्रा कंटिन्यूस होना चाहिए बट हमें मिला डिस्क्रीट तो ये था यहाँ तक रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम। आज हम यहाँ से कंक्लूड कर लेंगे ये वाला लेक्चर रदरफोर्ड्स मॉडल ऑफ एटम तो यहाँ से लेक्चर नंबर जो 3 होगी वो होगी बोर्स मॉडल ऑफ एटम तो उसी से हम आगे जाएंगे। उम्मीद है कि आप लोगों को समझ में आया होगा। अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम दिख रही है या मतलब कहीं पे कंफ्यूजन है तो प्लीज़ कमेंट करना, कमेंट में हम एक्सप्लेन कर लेंगे कि कौन सी प्रॉब्लम्स है। और बाय द वे इसे प्लीज़ सब्सक्राइब करना हमारी चैनल को।